सर्वोच्च विधायी संस्था जो कि वहाँ की संसद है, प्रधानमंत्री संबोधन देंगे। 2 सदन शामिल हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे। हाउस ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाने से लेकर के बजट निर्धारण का काम करते हैं, और उच्च सदन हाउस ऑफ फेडरेशन, मेरे ख्याल से ये संयुक्त सदन को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री। संसद का मुख्यालय जो कि राजधानी अदीस अबाबा में ही है, और अदीस अबाबा इथियोपिया से आप तस्वीरें देख रहे हैं। अदवा स्मारक पर श्रद्धांजलि और वहाँ की म्यूजियम का अवलोकन करने के बाद अब प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं इथियोपिया की संसद। पूरी दुनिया को यही उम्मीद कि प्रधानमंत्री क्या कुछ संदेश देंगे वहाँ से लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के। भारत हमेशा से लोकतंत्र की जननी के तौर पर संपूर्ण विश्व में जाना जाता रहा है। प्रधानमंत्री कई मंचों पर इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं, और एक बार फिर से लोकतंत्र के ही मंदिर इथियोपिया की संसद, फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली से प्रधानमंत्री का संबोधन हम सीधे आपके लिए लेकर के आएंगे, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अदीस अबाबा इथियोपिया में जो संसद है, फेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे। जी, और भारत और इथियोपिया के बीच समय समय पर संसदीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान भी होता रहा है अजय, और जिनका मुख्य मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना रहा है, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय परंपराओं का आदान प्रदान रहा है, संघीय व्यवस्था, बजट प्रक्रिया, समिति प्रणाली को साझा करना रहा है, और दोनों ही पार्लियामेंट एक तरह से एक ही आधार पर स्थापित है। तो इसलिए आज का प्रधानमंत्री का संबोधन बेहद अहम हो जाता है। और हम जानते हैं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी पार्लियामेंटेरियंस का आना जाना दोनों देशों में रहा है, और उस दिशा में भी दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत रहे हैं। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, अहम होगा प्रधानमंत्री का आज संयुक्त सदन को संबोधित करना इथियोपिया के? ये बहुत जरूरी एड्रेस है, क्योंकि इथियोपिया भारत की ओर देखता है कि हम भी कैसे प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, इकोनॉमिकली सक्सेसफुल देश बन सके। कहते मैंने पहले आपको कहा कि इथियोपिया के कई पार्टनर हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, लेकिन इथियोपिया वैसा नहीं बनना चाहता। इथियोपिया की जो क्षमता है वो भारत की तरह एक मल्टीकल्चरल, मल्टीपोलर, डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की है, वो ही उनकी मांग है। तो आज का जो भाषण होगा वो लोग देखेंगे कि भारत की ओर से डेमोक्रेसी को चलाने के लिए क्या क्या उनको लेसन मिलते हैं। इस समय इथियोपिया खुद कई मुद्दों से जूझ रहा है, अपनी इंटरनल फेडरलिज्म के और एथनो फेडरलिज्म के। उसको उसके ऊपर भी भारत से कुछ लेसन्स चाहिए कि हम अपनी जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कैसे चलाते हैं। तीसरी बात है ग्लोबल साउथ के ऊपर। तो मैं समझता हूं ये 3 बिंदुओं पे प्रधानमंत्री जरूर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। राहुल जी, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले इथियोपिया से पहले साउथ अफ्रीका का दौरा किया, नवंबर 2025 में, फिर घाना, नामीबिया और जुलाई में गए थे। मॉरिशस की यात्रा कर चुके हैं वो मार्च 2025 में, नाइजीरिया नवंबर 2024 में। अगर केवल एक साल की ही बात करें तो इतने सारे अफ्रीकी देशों का जो दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये जो फोकस है, इतना बड़ा फोकस शायद अफ्रीका या अफ्रीकन देशों को लेकर के भारत का कभी नहीं रहा। किस तरह से आप देखते हैं पिछले एक वर्ष में जो ये इंडिया का अफ्रीका फोकस है? राहुल जी, पहले कह रहा था कि जो ये अफ्रीका पर फोकस है, ये ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी, ग्लोबल साउथ के तमाम देशों के साथ आने के साथ साथ एक और सामरिक तौर पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे अफ्रीकन देशों को साथ लाने की एक बड़ी मुहिम है जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और इसके पीछे भारत के अपने सामरिक हित तो जरूर हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ के देशों को, इन तमाम जो बड़े देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, खास तौर पे यूरोप के देश अफ्रीका में उनकी नीतियां दुनिया भर को, वो तमाम मानवाधिकारों की और फ्री और ओपन ट्रेड की बातें करते हैं, लेकिन अफ्रीका में उनकी नीतियां जैसी रही हैं ये जग जाहिर है। वो चीन से कोई बहुत अलग नहीं है, चीन की नीतियां ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं,
लेकिन यूरोप की नीतियों को भी बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है अफ्रीका में। तो ऐसे में भारत एक नया परिदृश्य, एक नया आयाम लेके आता है कि हम देशों के साथ समानता से, देशों के साथ एक इक्वल पार्टनरशिप, म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप और लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से, हम इन तीनों ही दृष्टिकोण से हम अपने पार्टनर्स को देखते हैं। कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने वक्तव्य दिया, अपना जो इनॉग्रल जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया, न्योता दिया और पहली फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे वो जो है इथियोपिया पहुंच गए। तो इससे ये दिखता है कि भारत अफ्रीका के देशों को सिर्फ संसाधनों का एक संसाधनों का जो है वो ढेर नहीं समझता है, उनको अपनी उनके साथ दोस्ती, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, एक बड़ी निर्णायक दोस्ती और उस दोस्ती में दोनों देशों के फायदे की बात सोचता है और इसमें इमोशंस इन्वॉल्व है। तो अफ्रीका के साथ भारत की जो मुझे लगता है कि भारत की जो एक रीच आउट की पॉलिसी है, चाहे वो फ्रैंकोफोन अफ्रीका हो, चाहे वो सदर्न स्टेट्स ऑफ अफ्रीका हो, लैंडलॉक्ड स्टेट्स इंक्लूडिंग इथियोपिया हो, इन सभी क्षेत्रों में, अफ्रीका के तमाम क्षेत्रों में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में, उनके साथ भारत रीच आउट कर रहा है और इसमें दोनों ही पक्षों का फायदा है, अफ्रीका के देशों का भी और भारत का भी। मुझे लगता है कि अभी जो संबोधन प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन का, इसमें मुझे लगता है कि ग्लोबल साउथ के साथ साथ पर्यावरण को लेकर के, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के और साझा जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनमें इन मुद्दों पे भारत और इथियोपिया या भारत और अफ्रीका के तमाम देश क्या कर सकते हैं, आगे आने वाली विश्व व्यवस्था में भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इथियोपिया और भारत उसमें मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। जहां तक फेडरलिज्म का सवाल है, तो फेडरलिज्म के मुद्दे पर भारत इथियोपिया को बहुत कुछ तो नहीं कहेगा। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी उन मुद्दों पर बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर एक रास्ता दिखता है कि कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में काम कर रहा है और शायद कैसे अपने जो तमाम जो एथनिक ग्रुप्स हैं इथियोपिया में, उनके साथ कैसे समरसता और संभाव बना करके आगे का रास्ता इथियोपिया तय करे। लेकिन लोकतंत्र की जो दोनों ही देशों में जो पृष्ठभूमि है वो बहुत स्ट्रांग है। दोनों ही देशों में लोकतंत्र का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है, 2000 से ज़्यादा सालों का रहा है। तो इन बातों पे भी मुझे लगता है कि फोकस अच्छा रहना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के। गुरजीत सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 देशों की संसदों को संबोधित करने का गौरव हासिल है, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का 2 बार संबोधन रहा है। अब इथियोपिया में संबोधन की हम बात करें और अगर हम पीछे अगर 2016 में प्रधानमंत्री ने जब अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था, आतंकवाद एक ऐसा मसला था जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने उस संसद के भीतर से ही आतंकवाद के 2 रूप को और खासकर अमेरिका का जो दृष्टिकोण आतंकवाद को लेकर रहा है, अपने लिए अलग दूसरों देशों के लिए अलग, उसको एक बड़ी चुनौती थी जब उन्होंने कहा कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म जैसी चीज कोई नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के 17 देशों की संसदों को संबोधित करने में समय समय पर उन देशों के साथ उन देशों की जो मूल समस्या बड़ी समस्याएं रही हैं उसको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है? तो इथियोपिया के संदर्भ में आज का प्रधानमंत्री के एड्रेस को आप कैसे देखते हैं या किन बातों को आप देखते हैं कि पीएम उसकी तरफ इशारा करेंगे? जहां जहां संसद होते हैं वहां भारत के प्रधानमंत्री का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमारी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और हम उस पर बड़ा गर्व करते हैं। और इथियोपिया जैसे देश हमारी ओर देखते हैं कि हम अपने डेमोक्रेटिक कार्य कैसे करते हैं। दूसरी रही बात टेररिज्म के ऊपर, तो पक्की बात होगी, क्योंकि इथियोपिया में भी टेररिज्म की प्रॉब्लम है, सोमालिया में और अलग जगहों में। दूसरी बात, जैसे राहुल जी ने कहा, पर्यावरण की बात जरूर होगी। जो आजकल की बड़ी प्रॉब्लम है, डेट स्ट्रेस है, क्लाइमेट फाइनेंस है, डेवलपमेंट फाइनेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है,